Hello dear children, welcome to the lectures hosted by Zeta Institute of Science. This is Jitin sir teaching you guys physics. जैसे कि आप जानते हैं we are dealing with a chapter called as AC circuits. AC circuits में अब तक हम लोग ने कुछ बेसिक चीज़ें सीखे हैं, जैसे कि RMS वैल्यूज़ कैसे निकालने हैं, हीट प्रोड्यूस बाय AC करंट कैसे निकालने हैं एंड फेजर डायग्राम कैसे बनाना है. मोर इम्पॉर्टेंटली वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है. एंड उसके बाद हम लोग ने ये भी सीखा कि AC का बिहेवियर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में कैसे होता है. इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ एसी का बिहेवियर प्योरली इंडक्टिव सर्किट, मतलब ऐसा एक सर्किट जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको इंडक्टर्स मिलेंगे. ऐसे एक सर्किट में एसी का बिहेवियर किस तरह होता है, लेट अस लर्न. ओके, सो माय डियर चिल्ड्रन, आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस टू प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग प्रीवियस वीडियोस देखें, उसके बाद यही वीडियो पर उसके बाद ही ये वीडियो पर आए, बिकॉज प्रीवियस वीडियो में ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग ने डिस्कस किए, जैसे कि फेजर डायग्राम बनाना. वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी हम लोग यूज़ करने वाले हैं. एंड EMI चैप्टर भी आप लोगों को पता है, ऐसे मैं अज्यूम कर रहा हूँ, बिकॉज EMI चैप्टर में हम लोग ने सीखा है कि EMF ड्यू टू इंडक्टर कितना होता है. वो कॉन्सेप्ट भी हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं. एनीवे, कमिंग बैक, सो लेट अस अज्यूम that this is a circuit with only inductors present, प्योरली इंडक्टिव सर्किट. अब बोलेंगे सर एक ही इंडक्टर प्रेजेंट है, ऐसा सिर्फ एक ही इंडक्टर वाले सर्किट के लिए काम करेगा? नहीं बच्चे लोग, ये ना n नंबर ऑफ इंडक्टर्स वाले सर्किट के लिए काम कर सकता है. बट आपको एक काम करना पड़ेगा, n नंबर ऑफ इंडक्टर्स को कंबाइन करना पड़ेगा बाय द फॉर्मूले यूजिंग सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस यूज करके. आपको कंबाइन करके एक इफेक्टिव इंडक्टेंस फाइंड करना पड़ेगा एंड वो इफेक्टिव इंडक्टेंस का वैल्यू यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा. लेट मी से L इज द इफेक्टिव इंडक्टेंस. ओके, अब यहाँ पर इसने जो भी EMF प्रोवाइड किया होगा, लेट मी कॉल दैट EMF एज E0 sin ओमेगा t. ओके, इसकी वजह से कुछ ना कुछ तो करंट होगा. आप तो जानते हो कि यहाँ पर ये EMF जो है ना, इट इज़ अ वेरिएबल EMF. इसी वजह से इसकी वजह से जो भी करंट आएगा वो करंट भी तो वेरिएबल ही होगा. अब ये वेरिएबल करंट की वजह से होगा क्या, आप तो जानते हो, यहाँ पर फ्लक्स चेंज होगा. फ्लक्स चेंज होगा तो सेल्फ इंडक्टेंस होगा. सेल्फ इंडक्टेंस होगा तो एक EMF इंड्यूस होता है. एंड वो EMF क्या करता है, उसको हम बुलाते हैं ई बैक. क्यों बुलाते हैं ई बैक? क्योंकि वो उसको हम लोग बैक EMF बुलाते हैं. ये हम लोग ने सीखा है EMI चैप्टर के अंदर. बेसिकली क्या करता है, बैक EMF खुद के ही जो करंट इसको क्रिएट कर रहा था उसी करंट को ओपोज करने की कोशिश करता है, मतलब बैक दे रहा, मतलब उल्टा जवाब दे रहा है. इसी वजह से हम लोग उसको बुलाते हैं बैक EMF. यहाँ पर E जनरेट हुआ, यहाँ पर ई बैक जनरेट हुआ. हम एक काम करते हैं, अप्लाई करते हैं KVL अप्लाई करेंगे तो हम जानते हैं कि जो भी टोटल EMF होता है, E प्लस ई बैक, दो ही कंपोनेंट्स हैं, एक पावर सप्लाई और एक इंडक्टर. ये दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आता है, 0 आता है. अब ई बैक का वैल्यू हमने EMI चैप्टर में सीखा, इट इज -L di/dt इज इक्वल टू 0. देयरफॉर E का वैल्यू आपको मिलेगा L di/dt. एक काम करता हूँ, मैं di को अकेला कर देता हूँ, बाकी सारे टर्म्स को अकेला कर देता हूँ. यहाँ पर ये dt ऊपर आ जाएगा. ये E की जगह पे मैं बाद में लिख सकता हूँ E0 sin ओमेगा t, जैसे कि आप जानते हो. ओके, सो व्हाट आई विल डू, हाँ बाय द वे बिफोर डूइंग दैट मैं काम कर सकता हूँ, इधर दोनों तरफ इंटीग्रेट भी कर सकता हूँ. इंटीग्रेशन ऑफ di, जैसे कि आप जानते हो, इट इज नथिंग बट I इज इक्वल टू E की जगह पे मैं लिखता हूँ E0 sin ओमेगा t अपॉन L, इस चीज़ का इंटीग्रेशन. तो जैसे कि आप जानते हो E0 तो कांस्टेंट है बोल के बाहर आ जाएगा, L कांस्टेंट है बोल के बाहर आ जाएगा. साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, प्लस कुछ ना कुछ तो कांस्टेंट रहेगा, जैसे कि आप जानते हो वो इंटीग्रेशनल कांस्टेंट होता है. अब ये कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा अगर हम सोचेंगे, सी देखो, आप तो जानते हैं कि EMF का ग्राफ अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे, उसका ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 0 से स्टार्ट हुआ था. सिंस उसका EMF 0 से स्टार्ट हुआ तो इट इज अंडरस्टूड कि ये करंट भी कहाँ से स्टार्ट हो गया होगा, 0 से ही स्टार्ट हो गया होगा. जैसे कि देखो, करंट का वैल्यू क्या, दिस एक्सप्रेशन प्लस सम कांस्टेंट. कांस्टेंट क्या होता है, बेसिकली वो इसका इनिशियल वैल्यू होता है उसका कांस्टेंट. अब आप तो जानते हैं कि भाई इनिशियल वैल्यू तो कुछ होगा नहीं करंट का, क्योंकि करंट EMF इनिशियली 0 है तो करंट भी इनिशियली 0 होना चाहिए. सो दिस कांस्टेंट इज नथिंग बट द इनिशियल करंट. तो हम बोलेंगे सिंस E is equal to E0 sin omega t starts from 0 initial current, मतलब EMF प्रोवाइड होने के पहले जो करंट है उसको भी हम लोग 0 ही कंसिडर करेंगे, will also be 0. Therefore C is equal to 0 कंसिडर करेंगे. तो यहाँ पर हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, I is equal to E0 अपॉन ओमेगा L को एक साथ रखेंगे
मल्टीप्लाइड बाय माइनस कॉस ओमेगा टी। ओके ठीक है, माइनस को एज इट इज रखता हूँ, कॉस की जगह पे लिखता हूँ साइन 90 माइनस ओमेगा टी। ये तो आप जानते हैं कॉस और साइन के बीच में डिफरेंस 90 होता है। तो इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस 90। उल्टा कर दिया क्योंकि साइन के अंदर मैंने साइन नेगेटिव साइन अंदर की तरफ ले लिया। सो ये मेरा एक्सप्रेशन होगा। यहां पर भी मैं बोल सकता हूं फॉर पीक करंट ये साइन का वैल्यू 1 होना चाहिए, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 शुड बी इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट कर दीजिए, देयरफॉर हमें मिलेगा पीक करंट का वैल्यू एज ई नॉट अपॉन ओमेगा एल। देयरफॉर फाइनली मैं बोल सकता हूं आई का वैल्यू होगा आई नॉट, मतलब ये एक्सप्रेशन की जगह पे आई नॉट डाल दूंगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ये होगा मेरा करंट का एक्सप्रेशन। जैसे कि आप जानते हो ईएमएफ का एक्सप्रेशन ये है और करंट का एक्सप्रेशन ये है। सो एक इंडक्टिव सर्किट में हम ये सीख सकते हैं कि भाई ईएमएफ का वैल्यू अगर ई नॉट साइन ओमेगा टी है, देन उसका रेस्पेक्टिव करंट का वैल्यू होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90। 90 इज एन एक्स्ट्रा फेज एंगल। सो ऐसे बोल सकता हूँ कि भाई ये ई नॉट जब स्टार्ट हुआ उससे माइनस मतलब 90 डिग्री पहले ही स्टार्ट हो गया, 90 डिग्री पीछे है। ओके पहले नहीं, सॉरी पीछे, 90 डिग्री पीछे है, माइनस मतलब 90 डिग्री पीछे। तो उसके बारे में मैं आपको इन डिटेल डायग्राम वगैरह बना के मैं आपको सिखाऊंगा, बट उसके पहले आई वुड लाइक यू गाइस टू प्लीज मेक अ नोट ऑन दिस। उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। सो माय डियर चिल्ड्रन, आई बिलीव आप लोगों का लिख के हो गया है। आगे बढ़ते हैं। अब तक हम लोग ने क्या डिराइव किया, ये ईएमएफ के लिए उसका रेस्पेक्टिव करंट ये होगा। तो इसमें से एक बात तो क्लियर हो जाती है, फेजर डायग्राम अगर बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। जैसे हम लोग ने प्रीवियसली बनाया था, दिस इज ईएमएफ, ईएमएफ जो है वो ओमेगा टी के फेज एंगल पे होता है। अब यहाँ पर हम लोग ने देखा आई का फेज एंगल क्या है, ओमेगा टी, मतलब सी ईएमएफ में सिर्फ प्लस ओमेगा टी था, आई में क्या है प्लस ओमेगा टी माइनस 90। दैट मीन्स आई विल बी प्लस ओमेगा टी एंड यहाँ से माइनस 90, तो यहाँ से रिटर्न माइनस 90 आना पड़ेगा उनको, यहाँ से रिटर्न माइनस 90 आना पड़ेगा, तब जाके करंट का फेज मिलेगा। सो दिस विल बी द फेजर डायग्राम फॉर इंडक्टिव सर्किट का ईएमएफ एंड करंट का रिलेशन। सो ईएमएफ अगर इस तरफ है तो उससे पीछे होगा, मतलब उसके पीछे होगा अपना करंट, ओके, या फिर उससे लेट चल रहा होगा करंट, पीछे की तरफ चल रहा है या फिर लेट चल रहा है, इसको बोलते हैं करंट और ईएमएफ के बीच का रिलेशन। सो इस चीज को मैं एक और तरीके से बोल सकता हूं, देयरफॉर वी कैन से दैट ईएमएफ is leading current by pi by 2 radian, or the current is lagging, मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि भाई ईएमएफ जो है करंट के आगे है बाय पाई बाय 2, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ करंट जो है वो ईएमएफ के पीछे है, लैगिंग बिहाइंड ईएमएफ बाय पाई बाय 2। इन दोनों में से कोई भी लैंग्वेज में यूज कर सकता हूँ, नॉट अ प्रॉब्लम। या तो मैं बोलूँगा ईएमएफ आगे चल रही है बाय पाई बाय 2, मतलब इससे आगे है ईएमएफ, या फिर ईएमएफ से पाई बाय 2 पीछे है करंट, एनीथिंग लाइक बोथ आर करेक्ट, नॉट अ प्रॉब्लम। अभी ग्राफिकली अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ, थोड़ा और बड़ा ग्राफ बना देता हूं, ईएमएफ एंड करंट दोनों यहां पर रहेगा। सो मान लीजिए ईएमएफ साइन ओमेगा टी है ना, सो ठीक है भाई, ईएमएफ कुछ इस तरह रहेगा, ओके। सो ये हमारा ई नॉट रहेगा, एंड जैसे कि आप ये जानते हो यहां पर हमारा आई नॉट रहेगा, सॉरी नेगेटिव ई नॉट रहेगा, ओके। अब करंट यहां पर इन्होंने क्लियरली बोला है कि पाई बाय 2 पीछे चल रही है, मतलब ईएमएफ ने बरोबर से चालू किया था अपना पोजीशन, करंट जो है ना ईएमएफ ने जब चालू किया उससे पाई बाय 2 लेट चालू किया। दैट मीन्स इफ दिस इज ओमेगा टी, दिस इज 0, दिस इज पाई बाय 2, दिस इज पाई,
दिस इज 3 पाई बाय 2 एंड दिस इज 2 पाई. ओके, सो ईएमएफ ने जब चालू किया, करंट ने पाई बाय 2 लेट चालू किया. सो ईएमएफ 0 से अगर चालू करेगा तो करंट यहाँ से चालू करेगा, पाई बाय 2 से करंट चालू होगा. सो करंट का जो ग्राफ है ना वो ऐसे फॉर्म होगा. सो यहाँ पर करंट का वैल्यू 0 रहेगा, देन अगले इसमें इधर पीक में पहुंचेगा. दिस विल बी द करंट्स नेक्स्ट वैल्यू. ये करंट का 0 रहेगा, ये करंट का नेगेटिव पीक रहेगा. सो कर्व जो है ना वो कुछ इस तरह आएगा, लाइक दिस, इस तरह आएगा करंट का कर्व. यस, तो हम ग्राफिकली जब दिखाएंगे तो इस तरह दिखाएंगे, करंट ने लेट चालू किया. तो देखो ग्राफिकली जब बनाते हैं तो अभी हम अगर अज्यूम करेंगे कि हाँ भाई, अगर करंट का पीछे का ट्रेस अगर हमें निकालना है, मतलब ईएमएफ जब 0 था तो करंट कितना था ये हमें निकालना है, या फिर ईएमएफ जब 0.1 था, 0.001 था तो करंट कितना था ये हमें निकालना है. तो यहाँ से पीछे की तरफ हम लोग ट्रेस कर सकते हैं. सो दिस इज द कर्व ऑफ करंट वेयर दिस इज आई नॉट एंड दिस इज नेगेटिव आई नॉट. इन शॉर्ट देखो, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, रेजिस्टिव सर्किट में भी मैंने आपको बताया था, सिंपल सा फंडा है यार. ईएमएफ और करंट में ईएमएफ बड़ा होता है, करंट छोटा होता है. दैट इज वेरी मच अंडरस्टूड. अभी यहाँ पर भी अगर आप याद करेंगे तो आई नॉट का एक्सप्रेशन बेसिकली ई नॉट अपॉन ओमेगा एल था. सो जैसे कि आप जानते हो एल का वैल्यू बड़ा होता है जनरली 1 से. सो ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, सो ई नॉट को कुछ बड़े वैल्यू से डिवाइड करने के बाद जाके आई नॉट मिलता है. दैट मीन्स इट इज अंडरस्टूड कि आई नॉट जो है वो ई नॉट से छोटा ही होगा. ओके, जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ. गोइंग फॉरवर्ड, सो ग्राफ कुछ इस तरह बनाते हैं. ये ग्राफ समझ में आया करके मैं बिलीव करता हूँ. कैसे मैंने बनाया, करंट जो है ना पाई बाय 2 लेट चालू होती है. दैट मीन्स ईएमएफ 0 से चालू होगा तो करंट जो है ना पाई बाय 2 से स्टार्ट होती है, बाकी आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं. देन उसको पीछे की तरफ ट्रेस करोगे तो पता चलेगा कि पीछे की तरफ भी उसका वैल्यू क्या हो सकता है. एम आई क्लियर? आई बिलीव आई एम वेरी मच क्लियर. प्लीज मेक अ नोट ऑन दिस. आई बिलीव आप लोग ने लिख लिया है. बढ़ते हैं आगे. इसमें मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि हमें पता है कि हम लोग ने थोड़ी देर पहले देखा, वी नो दैट, WKT स्टैंड्स फॉर वी नो दैट. ओके, वी नो दैट हम लोग ने अभी अभी चेक किया कि आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, जैसे कि आप जानते हो. सही बात है कि नहीं? ठीक है, ई नॉट अपॉन ओमेगा एल. अभी आप जनरली तो जानते हो कि रेजिस्टेंस मतलब एक ऐसा क्वांटिटी जो ऑपोजिशन देने का काम करता है. वो क्या होता है? ऑपोजिशन देने का जो काम करता है उसको हम लोग रेजिस्टेंस बुलाते हैं. उसका बेसिक एक्सप्रेशन होता है ईएमएफ अपॉन करंट. ओके, सो ये जस्ट दिमाग में रखना. अब मैं बोलूंगा इन अ रेजिस्टिव सर्किट, CKT stands for circuit, the quantity which opposes the flow of current is called as resistance. Where R is equal to EMF upon current. So E naught upon I naught भी बोल दीजिए या फिर ERMS upon IRMS भी बोल दीजिए. Both are one and the same. क्योंकि दोनों को अपॉन रूट टू डाल देंगे तो RMS बन जाएगा. सो इट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस बेसिकली. ओके, सो रेजिस्टेंस का ये वैल्यू होता है. ये किसके लिए यूज हो सकता है? ओनली ऐसे सर्किट्स के लिए यूज कर सकते हैं जहां पर एक्चुअली रेजिस्टेंस प्रेजेंट है. लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस तो प्रेजेंट ही नहीं है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. बट आपने ऑब्जर्व किया होगा यहाँ पर जब करंट फ्लो होती है तो करंट फ्लो को ऑपोजिशन तो जरूर मिल रही है. सो देयर इज एन ऑपोजिशन बिकॉज ऑफ इंडक्टर ऑल्सो देयर इज एन ऑपोजिशन. बट वहां पर रेजिस्टेंस नहीं है तो उस ऑपोजिशन को मैं रेजिस्टेंस करके नहीं बुला सकता, फिर मुझे उसको कोई और नाम से बुलाना पड़ेगा. ओके, इन एन इंडक्टिव सर्किट, CKT stands for circuit, the quantity which opposes to the flow of current
विल बी कॉल्ड एज, मतलब यहां पर एक नए नाम से उसको बुलाया जाता है, विल बी कॉल्ड एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस करके नाम से बुलाया जाता है। रिएक्टेंस का जनरलाइज्ड सिंबल होता है X। इंडक्टिव रिएक्टेंस है बोल के X के बेस में हम लोग L डालेंगे। सो इंडक्टिव रिएक्टेंस का एक्सप्रेशन है X के बेस में L। सो यहाँ पर ये जो है ये रेजिस्टेंस की तरह ही बिहेव करती है, बिकॉज वो रेजिस्टेंस का रिप्लेसमेंट है बेसिकली। सो रेजिस्टिव सर्किट में जो चीज रेजिस्टेंस काम करता है, इंडक्टिव सर्किट में रेजिस्टेंस यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि रेजिस्टर तो प्रेजेंट ही नहीं ना, तो प्रेजेंट नहीं तो कहां से यूज करेंगे हम लोग उसको, तो उसका एक रिप्लेसमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं। Therefore मैं बोलूंगा इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब XL इज एनालॉगस टू रेजिस्टेंस। एनालॉगस का मतलब होता है कि भाई वो सेम काम करता है, बट वो दो अलग अलग डिपार्टमेंट में करता है। जैसे कि रेजिस्टेंस जो काम रेजिस्टिव सर्किट में कर सकता है, रिएक्टेंस दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस सेम काम करेगा इन इंडक्टिव सर्किट। ओके, मतलब रेजिस्टेंस का रिप्लेसमेंट है इन इंडक्टिव सर्किट। इसी वजह से मैं बोलूंगा कि रिएक्टेंस का जो एक्सप्रेशन है XL विल बी नथिंग बट इक्वल टू E0 अपॉन I0 या फिर ERMS अपॉन IRMS। ये एक एक्सप्रेशन दिमाग में रख लेना। सो रेजिस्टेंस का सेम फॉर्मूला रहेगा। ओके, अब E0 की जगह पे अगर मैंने या फिर I0 की जगह पे ये एक्सप्रेशन डाल दिया, मैं बोलूंगा ठीक है, काम करता हूं यहां पर ही, देयरफॉर मैं बोलूंगा E0 अपॉन I0 इज इक्वल टू ओमेगा L करके डाल देता हूं। देयरफॉर मैं बोलूंगा सिंस E0 अपॉन I0 इज इक्वल टू ओमेगा L, देयरफॉर XL कैन आल्सो बी रिटन एज ओमेगा L। सो गोइंग फॉरवर्ड एक चीज दिमाग में रखना, रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट पे ही काम कर सकती है। अगर आपके सामने प्योर इंडक्टिव सर्किट आया है जहां पर रेजिस्टेंस का नामो निशान नहीं है, तो वहां पर रेजिस्टेंस का काम करने के लिए दूसरा एक फैक्टर है हमारे पास, दूसरा एक क्वांटिटी है हमारे पास, जिसका नाम होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस, और उसका फॉर्मूला होगा सेम, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट दैट इज EMF अपॉन करंट, या फिर उसको एक और फॉर्मूले से दिया जाएगा। फॉर्मूले से हम लोग डिनोट कर सकते हैं या फिर एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट इज नथिंग बट ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय L। यहाँ पर किसी ने पूछा व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ XL, एनालॉगस है ना भाई, आप ही देखो ना, EMF का SI यूनिट क्या होता है, वोल्टेज, वोल्ट। करंट का SI यूनिट क्या होता है, एम्पियर। रेजिस्टेंस में वोल्ट अपॉन एम्पियर को हम लोग ने ओम करके डिनोट किया ना SI यूनिट में, तो यहाँ पर भी वोल्ट अपॉन एम्पियर को हम लोग ओम करके डिनोट कर सकते हैं। सो SI यूनिट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस इज ओम, मतलब रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वही होगा इसके लिए भी। सो यहाँ पर एक नया क्वांटिटी मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। सो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग इसको वाइजली यूज करेंगे। सो माय डियर चिल्ड्रन, आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू प्लीज पॉज द वीडियो एंड मेक अ नोट ऑफ इट। आई बिलीव आप लोगों ने लिख लिया है। सो माय डियर चिल्ड्रन, इस वीडियो में मैंने आपको सिखाया प्योरली इंडक्टिव सर्किट में क्या क्या होता है। मैंने प्योरली इंडक्टिव सर्किट में AC का बिहेवियर कैसे होता है ये मैंने आपको सिखाया। EMF का एक्सप्रेशन आपके सामने होगा, तो करंट का एक्सप्रेशन अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे तो यू विल ऑब्जर्व कि वो 90 डिग्री पीछे चलती है, 90 डिग्री लेट चलती है, या फिर π/2 रेडियन लेट चलता है। इसी वजह से उसके फेजर डायग्राम में एरो नीचे की तरफ होता है। ग्राफ बनाते हुए भी EMF 0 से स्टार्ट होगा, तो अपना करंट जो है ना वो 0 के बाद π/2 से स्टार्ट होता है। ओके, तो इस तरह हम लोग ने उसका ग्राफ बनाना सिखाया। देन रेजिस्टेंस का रिप्लेसमेंट प्योरली इंडक्टिव सर्किट में XL से डिनोट किया जाता है। XL का वैल्यू होता है ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय L। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई बिलीव ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। दिस इज जितिन सर टीचिंग फॉर जीटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। टेक केयर, बाय बाय।